अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। हम कह रहे थे क्लाइंट साइड रेंडर और सर्वर साइड रेंडर। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्लाइंट साइड रेंडर का मतलब ये है कि एम्प्टी HTML की फाइल वहाँ से आएगी, ये जितनी लूपिंग वगैरह हो रही है, ये जितनी रिक्वेस्टें चल रही हैं, ये कहाँ पे चलेंगी? क्लाइंट साइड पे चलेंगी, और फिर HTML बनेगी और वो क्लाइंट पे नजर आएगी, जैसा कि अभी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी मैंने यूज क्लाइंट खत्म कर दिया। अब मैंने यहाँ पे किया, ये जो मेरे पास इतनी सारी मैप की लिस्ट आई है, ये जितने भी टैग्स क्रिएट हुए हैं ये क्लाइंट पे हुए हैं। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि ये ऐसी जो चीज सर्वर से क्लाइंट पे आ रही है और HTML नहीं आ रही है, तो वो SEO में नहीं आती है। तो चूंकि देखो, एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो हम डाटा लेके आ रहे हैं ये सर्वर से ही लेके आ रहे हैं, लेकिन ये जेसन फॉर्म में डाटा है, जेसन फॉर्म में है ना, जिसको हम लूप करके HTML खुद से क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर सर्वर से HTML आएगी ना, फिर SEO होती है। अगर सर्वर से जेसन आएगी तो जेसन की SEO नहीं होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर जैसे हम ये वाली मैप वगैरह चला रहे हैं और ये डाटा हम कहां से ले रहे हैं? इस वाली API यानी कि सर्वर से ले रहे हैं, किसी दूसरे के सर्वर से ले रहे हैं। अब ये वाला जो डाटा है ये जेसन में आ रहा है, मुझे ये जेसन फॉर्म में आ रहा है ना, जो मैं इधर सेट कर रहा हूं और फिर उस पर लूप कर रहा हूं एरे के ऊपर। इसकी ये SEO में नहीं आता है। SEO में क्या चीज आती है? जो HTML सर्वर से रेंडर होती है, यानी कि अगर सर्वर से HTML बन के आएगी वो SEO में आएगी। तो अभी ये जितनी हमने ये सारी लिस्ट बनाई है ना, ये टेक्स्ट, ये SEO में नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने इसको कहां से रेंडर किया है? क्लाइंट से रेंडर किया है। जेसन में डाटा लेके उस पर लूप किया है क्लाइंट पे। अब अगर आप चाहते हो कि मैंने जेसन का ही डाटा रीड करना है किसी दूसरे सर्वर, किसी दूसरी डेटाबेस से, लेकिन उसको मैं SEO में भी लेके आना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि ये जो लूप मैंने क्लाइंट पे लगाया है, ये लूप अगर मैं अपने सर्वर में लगाऊं और फिर उसकी एक HTML बनाऊं, यानी कि ये जो लूपिंग होनी थी ये सर्वर पे कर लूं, और फिर वो वाला कोड HTML का क्लाइंट पे रेंडर करूं, तो फिर मुझे क्लाइंट पे मैप नहीं लगाना पड़ेगा, HTML क्रिएट होकर सर्वर से आएगी। तो उससे क्या होगा? मेरी SEO जो है एप्लीकेशन की वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही है ना? लेकिन डेफिनेटली इससे क्या होगा? आपका जो लोड साइज है, जो एप्लीकेशन का आपका लोड है, ये बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम इतनी क्विकली रिफ्रेश करते हैं, पहली जो रिक्वेस्ट जाती है गेट की, वो फौरन से रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि उसने किसी चीज का वेट नहीं करना, कोई डेटाबेस से डाटा नहीं लेना, उसने खाली HTML देनी थी, वो फौरन से दे देती है। बाकी की लूपिंग और जो डाटा की गेटिंग है, जेसन वगैरह, वो सब क्लाइंट पे कर रहे थे हम। तो जो फर्स्ट टाइम लोड है वो फास्ट हो जाता है अगर क्लाइंट साइड रेंडर करें। अगर चीजों को सर्वर साइड रेंडर करें तो फर्स्ट टाइम लोड स्लो होता है। क्यों भला? जब सर्वर पे जाएंगे, पहली दफा रिफ्रेश करेंगे, रिक्वेस्ट जाएगी HTML लेने, अब वो HTML पहले सर्वर पे बनने लग जाएगी। अब वो बनेगी कैसे? पहले उसको डाटा चाहिए डेटाबेस में से, वो डेटाबेस में से डाटा लेगी, फिर उसकी HTML बनेगी, फिर वो क्लाइंट पे आगे रेंडर होगी। तो इस सारे प्रोसेस में क्या होगा? टाइम लगेगा। इस सारे प्रोसेस में क्या होगा? टाइम लगेगा। तो जो फिर फर्स्ट टाइम जो लोड है वो स्लो होगा ऐसा करने में। सही है? अच्छा, इसका भी सोल्यूशन है कि फर्स्ट टाइम तो ऑलवेज स्लो होगा, लेकिन सेकंड टाइम रिफ्रेश करने में फास्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हम सर्वर पे कैशिंग कर सकते हैं। लाइक जो रिक्वेस्ट हमने एक दफा कर ली है, वही रिक्वेस्ट का जो डाटा HTML जनरेट हो गई है, हर रिफ्रेश करने में वही HTML हमें सर्वर से आती रहेगी। और हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जब डाटा चेंज होगा डेटाबेस में, फिर नई HTML दोबारा बन जाएगी, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम ये चाहते हैं, ये जो लिस्ट क्लाइंट से मैंने रेंडर की है, इसको मैं सर्वर से रेंडर करूं। इसको मैं क्या करूं? सर्वर के साथ रेंडर करूं। अच्छा, ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक तो यूज क्लाइंट खत्म करना है,
अब मैं यूज क्लाइंट खत्म करूंगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यूज इफेक्ट भी खत्म करना पड़ेगा और फिर यूज स्टेट भी खत्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये भी खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये गेट टू डूज वाला चीज़ें जो हैं ये भी हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें ये लोडिंग आ रही है। इसका मतलब है कि ये भी मुझे सेट टू डू भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये जो फाइनली मुझे लगाया ये भी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्लाइंट साइड था। इसका मतलब है कि ये जो रीफैच वाला चीज़ें चलाई थी ये भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये बटन भी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ऑन क्लिक सर्वर पे नहीं चलता है। इसका मतलब है कि ये लोडिंग भी ख़त्म करनी पड़ेगी और इसका मतलब है कि मैप भी ख़त्म, अगर मैप भी ख़त्म करती है तो फिर डाटा कहाँ से आएगा, ऐसे ही है। तो करना ये है कि जो ये गेट टू डूज वाला फंक्शन है ना, इसको मुझे कंपोनेंट से निकाल देना है बाहर। एपीआई रिक्वेस्ट करने वाला फंक्शन क्या करना है, कंपोनेंट से बाहर निकाल देना है क्योंकि ये अब कंपोनेंट का फंक्शन नहीं है, ये चेंज किया मैंने। दूसरा, मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन को बनाना है एसिंक्रोनस, क्योंकि पेज लोड होने में फर्स्ट टाइम लेगा ना, और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो मेरे इस डाटा पे डिपेंड करेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा पेज लोड होने से पहले मुझे टू डूज ला के दे, अवेट गेट टू डूज। अब मैं क्या कह रहा हूं कि पेज लोड होने पे वेट करे किस चीज का, गेट टू डूज का। और गेट टू डूज में हम क्या कर रहे हैं, एपीआई रिक्वेस्ट करके रिजल्ट ले रहे हैं, उसको मैं यहां से क्या करना चाह रहा हूं, रिटर्न। अब क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन कब चलता है, जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि इसने HTML सर्वर से क्लाइंट को देनी थी, या एम्प्टी या जो भी हम लिखना चाह रहे हैं बीच में, स्टैटिक HTML। जैसे ये पेज चलेगा तो लोड लेगा पेज। क्यों लेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो इसमें, क्योंकि अब वेट लगा दिए ना हमने यहाँ पे, तो ये फंक्शन आते आते वेट लेगा और ये रिजल्ट कैलकुलेट करेगा जितना देर इसको लोड करने में डाटा लग रहा है। अब ये रिजल्ट इसमें आ जाएगा, वो रिटर्न मैंने यहाँ से कर दिया। अब जब एक फंक्शन चीज रिटर्न करता है तो वो इसके रिटर्न में इस वेरिएबल में आ जाएगा डाटा, तो वो एरे इसमें आ जाएगी, वो एरे के ऊपर हमने सिंपली लूप चला दिया। तो अब एक्चुअली ये मैप मैं रिफ्रेश करूंगा तो कहां से लोड होना चाहिए, सर्वर से। तो अभी ये सर्वर से लोड हो रहा है। अब ये रिफ्रेश पे देखो जरा, ये रिफ्रेश वाले पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे हैं ना। ये आइकन नजर आ रहा है आपको, जैसे मैं क्लिक करता हूं ये क्रॉस आइकन थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। वो क्यों भला, क्योंकि एवरी टाइम जब भी मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये वो पेज HTML रिटर्न करने से पहले एक फंक्शन का वेट करता है, सही है, और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उस पर लूप चलाता है, HTML को क्रिएट करता है, फिर वो क्लाइंट पे पूरी HTML क्रिएट करके पेज रिटर्न करता है। मेरी बात समझाइए या नहीं, और डीपर दिखाता हूं आपको। मैं इंस्पेक्ट करता हूं, इंस्पेक्ट करके मैं जाता हूं नेटवर्क टैब में और मैं यहां पे करता हूं रिफ्रेश। अब मैंने ये देखो रिक्वेस्ट की, ये गई है लोकल होस्ट 3000 गेट टू इसकी रिस्पॉन्स में देखो ये क्या आ रहा है मेरे पास, HTML आ रही है। और इसमें ये देखो HTML के अंदर ये डू समथिंग, ये सारी वो चीजें उतनी डिव्स बन के आ रही हैं मेरे पास, रिस्पॉन्स में आ रही है ना। नहीं समझ आई पीपी, पहली दफा जब रिक्वेस्ट गई और जो रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स में ये देखो ये सारी हैव अ फोटो और ये डू समथिंग, ये यहां पे देखो ये आया है, ये डू समथिंग उधर से डिव बन के आई है, डिव के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रिवर्ट करता हूं, दोबारा इसको क्लाइंट साइड पे लेके जाता हूं सारा, अब आप लोग देखिएगा क्या होगा। हम वो अलर्ट खत्म कर देते हैं ताकि हमें बार बार तंगी ना हो। अब देखिएगा आप लोग, ये गेट टू डूज गया है
अब इसमें देखो जो div सर्वर से रेंडर हुई है उसमें एक div आ रही है और एक बटन लिखा हुआ है गेट टू डूज, क्योंकि बाकी का जितना डाटा है वो जितनी भी divs हैं वो कहां पे बन रही हैं, क्लाइंट साइड। तो वो देखो जब रिक्वेस्ट गई ना सर्वर को लोड करने की, अब यहां पे इस आइकन पे फोकस करो, ये इतना ज्यादा रिफ्रेश टाइम, बल्कि वो क्रॉस वाला आइकन आता ही नहीं है, वो फौरन से डाटा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अगर इसकी अब HTML देखो उसमें सिर्फ एक DV आ रही है बटन वाली, वो भी नहीं आएगी अगर हम खत्म कर देना। ये वाली div स्टैटिक है ना क्योंकि बटन लगाया हुआ है, अगर मैं ये भी खत्म कर दूं तो वो div भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आ रही, खाली एक div आ रही है बस। ये वो खाली div है जिसमें मैंने लूप चलाया हुआ है, लेकिन वो लूप का डाटा HTML सर्वर से क्रिएट होके नहीं आएगी, वो कहां पे क्रिएट होगी? ये सारे डिव्स बने हैं लेकिन ये उस रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स में नहीं आए div, ये क्लाइंट साइड पे ही बने हैं। और जैसे ही मैंने इसको सर्वर साइड बनाया था, इसको अगर मैं Ctrl+Z कर देता हूं, ओहो दोबारा करना पड़ेगा। चल अगर हमने इसको सर्वर साइड करना है तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, ये यूज़ क्लाइंट भी ख़त्म करना पड़ेगा, ये यूज़ इफेक्ट भी ख़त्म करना पड़ेगा, ये सारी स्टेट्स ख़त्म करनी पड़ेंगी, ये यूज़ इफेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, ये गेट टू डूज में से सेट लोडर की स्टेट को ख़त्म करना है, और ये जो रिस्पॉन्स मुझे मैं स्टेट में सेट कर रहा था वो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, और ये फाइनली भी ख़त्म करना पड़ेगा, ये भी ख़त्म करना पड़ेगा। और इस फंक्शन को मुझे एक्चुअली इस अपने कंपोनेंट से बाहर रखना है और इसको मुझे बनाना है एसिंक्रोनस, और मैं कहूँगा कांस्टेंट टू डूज अवेट गेट टू डूज, ठीक है, वो मिल जाएंगी और वो रेंडरिंग हो जाएगी। अब अगर मैं इस पेज को रिक्वेस्ट करता हूँ ना, अब अगर देखिएगा अब ये टाइम भी लेता है, और इसके रिस्पॉन्स में अगर आप आओ तो ये सारी जो भी टेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है वो डिव्स में लिखा हुआ आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। तो इसका मतलब वो जो लूप चला था वो कहाँ पे चला है? सर्वर पे। अब आप मुझे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, वो क्या है कि रिटर्न तो दोबारा चलता ही नहीं है, री रेंडरिंग तो सिर्फ उस सूरत में होती है जब यूज स्टेट लगाते हैं। तो यूज स्टेट नहीं लगाई तो ये फिर टेक्स्ट डाटा नजर कैसे आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसको री रेंडर नहीं कर रहे हैं। जब पहली दफा रिक्वेस्ट गई वो उसने पहली दफा HTML बना के भेज दी, अब हम उसको री रेंडर नहीं कर रहे, तो इसीलिए तो बटन चलते नहीं है सर्वर साइड में। तो जो बटन वाला चीजें हैं जिस तरह ऑन क्लिक आया, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, वो हमें क्लाइंट साइड ही रेंडर करने पड़ते हैं। हाँ, वो वाला पोर्शन हम क्लाइंट साइड से रेंडर करेंगे। वो एक लहदा पेज होगा, लहदा कंपोनेंट्स होंगे। हमने ये देखा था ना, अपनी मर्जी से एक मेन पेज के अंदर ये छोटा एक कंपोनेंट कॉल करके उसको क्लाइंट साइड बनाया जा सकता है। तो जिधर ऐड टू कार्ड होगा, जिधर फॉर्म्स होंगे, जिधर हमें यूजर का डाटा लेना है, जिधर बटन्स बनाने हैं, वो सारी चीजें हम क्लाइंट साइड रखेंगे ताकि हम यूज स्टेट लगा सकें, ताकि हम डाटा सेंड कर सके डेटाबेस में। बाकी सारी चीजें जो डाटा गेट करने वाली चीजें हैं, पेजेस हैं, उनको हम सर्वर से रखेंगे। उसका फायदा क्या है कि जब रिक्वेस्ट में HTML के अंदर डाटा HTML जनरेटेड सर्वर से आती है वो SEO में काउंट होती है। जो HTML सर्वर से नहीं आती है वो काउंट नहीं होती है। पहले खाली पेज आ रहा था और पेज के ऊपर लूप हम क्लाइंट साइड लगा रहे थे, अब हम HTML सर्वर से ही रेंडर करके लेके आ रहे हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि मैं एवरी टाइम रिफ्रेश करूंगा तो थोड़ा पेज टाइम लेगा लोड होने में। क्यों भला? क्योंकि गेट टू डूज करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इस चीज को हम हैंडल कैसे करते हैं? जो एग्जिस्ट की लाइब्रेरी है ना, जिसके थ्रू मैं गेट की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये कैशे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती है। तो Next.js ने जो बाय डिफॉल्ट फेच का लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जो रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होती है, उसके अंदर कैशे सिस्टम डाला है। वो क्या है कि हम
फेच कर सकते हैं किसी चीज को और उसके रिस्पॉन्स में और हम लगाएंगे अवेट और उसके अंदर डाटा करके हमें डाटा मिल जाएगा। अगर हम फेच यूज करेंगे तो फर्स्ट टाइम पेज लोड होने में टाइम लेगा, बाद की जितने भी टाइम करेंगे लोड होने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जेएस अगर फेच से रिक्वेस्ट करें, जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसको कैशे कर लेता है, तो एवरी टाइम फिर वो कैशे में से देगा। तो अगर अब हम इसको ट्राई करेंगे ना, कंसोल क्यों नहीं आ रहा है? ओहो जी, हमने लगाया तो है कंसोल यहाँ पे, सॉरी ये एरर दे देता है ना, रिजल्ट समथिंग डाटा डाटा डाटा, इसलिए नहीं आ रहा कंसोल। अब आ रहा है डाटा और इधर भी रेंडर होना चाहिए। नहीं एरर तो नहीं है, नहीं डाटा आ रहा है मेरे पास, डाटा में डाटा इधर नहीं, वो तो यही कर रहा है ना टोटल, तो डाटा नहीं, मेरे ख्याल से हमने कंसोल किया डाटा और उसमें सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एक डाटा खत्म करना है। सही है। तो अब क्या हो रहा है कि अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जब फेच एक्सिस को खत्म करके फेच किया है, तो अब इस एरो पे देखो, अब ये बिल्कुल भी लोड टाइम नहीं ले रहा, बड़ी क्विकली डाटा को लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक दफा उसने लोड लिया होगा वेरी फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद से अब वो रिक्वेस्ट के डाटा को भी कैशे कर रहा है। तो सर्वर साइड जब हम कंपोनेंट को रेंडर करेंगे तो सिर्फ उन कंपोनेंट्स को करेंगे जिनका डाटा हमें एसईओ से गुजारना है, और उसके अंदर फेच की रिक्वेस्ट करके डाटा गेट करेंगे सर्वर से किसी दूसरे सर्वर में से। सही है। तो उसको फिर यूटिलाइज करेंगे। तो अब ये फाइनल फ्लो क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। हमने अपने सर्वर को रिक्वेस्ट की डाटा के लिए, तो वो यहां पे आ गया, इस वाले पेज में आ गया। अब उसने आगे एक और दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट कर दी डाटा लेने के लिए, क्योंकि दूसरी डाटा हम यूज कर रहे हैं ना एपीआई, तो ये हमारे सर्वर में रिक्वेस्ट की, वो किसी दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहां पे, तो उसने उसको अपडेट कर दिया, और उसके किसी दूसरे सर्वर ने कोई उसकी डेटाबेस होगी उधर से टू डूज गेट किए होंगे। तो ये फाइनल फ्लो चल रहा है। ऐसी बात है ना, क्योंकि हमने अपनी क्लाइंट से जब रिफ्रेश किया तो हमारा जो नेक्स्ट जेएस का सर्वर है वो चला, जब हम सर्वर साइड कंपोनेंट जिसमें रेंडर कर रहे हैं, उस सर्वर साइड कंपोनेंट ने एपीआई की कॉल की, वो एपीआई किसी दूसरे सर्वर में लिखी हुई है, कोई डमी जेसन वालों का सर्वर होगा, वहां पे रिक्वेस्ट की, उसने अपनी डेटाबेस को रिक्वेस्ट की होगी डाटा लेने के लिए, वहां से जो डेटाबेस में से उसको डाटा मिला होगा उसने सर्वर को दिया, यहां से ये यहां पे पहुंचा, यहां से फिर भी ये क्लाइंट पे आके रेंडर हुआ। तो ये सारा फ्लो उसने पास किया है डाटा को रेंडर करने के लिए। तो अब जब मैं फेच कर लेता हूं तो नेक्स्ट जेएस इसको कैशे कर लेता है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो दूसरे सर्वर डमी जेसन से रिक्वेस्ट करता है ना, ये दोबारा नहीं करता, ये सिर्फ एक दफा करता है, और वो जो भी डमी जेसन ने डाटा दिया है वो उसको कैशे कर लेता है अपने पास। अब जब भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये अपने सर्वर से मुझे रिक्वेस्ट ला के दे जा रहा है, ये फ्लो रहता है।
अगर कोई चेंज आएगा, ये Next.js की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको अपडेट करे। वो कैसे? ये हमें रीवैलिडेट का ऑप्शन देती है कि आपने, हमारा सर्वर कहता है कि मैंने एक दफ़ा रिक्वेस्ट की, आपने डमी जेसन के सर्वर को जो भी डाटा आया मैंने आपको रेंडर कर दिया। अब जितनी दफ़ा भी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको कैशे में से मिलेगा। अब हमारा सर्वर हमें ये ऑप्शन देता है कि आप उस कैशे को रीवैलिडेट कर सकते हो। आप कहते हो कि एक दिन के बाद डमी जेसन के दोबारा रिक्वेस्ट जाए, आप कह दो कि 30 मिनट के बाद रिक्वेस्ट जाए, आप कह दो कि फलां एक्शन हो तो फिर ये वाला डमी जेसन वाला रीफेच हो डाटा। तो हम मतलब कैशे को कब अपडेट करना है इसकी कंट्रोल हमारे पास है। तो रीवैलिडेट बाय टाइम, रीवैलिडेट बाय एनी एक्शन, रीवैलिडेट बाय एनीथिंग यू वांट, उसकी बेस पे आप उसको रीवैलिडेट कर सकते हो। तो अब मुझे तो पता है डमी जेसन का डाटा कभी भी चेंज नहीं होगा, तो मैंने कभी भी रीवैलिडेट नहीं लगाना। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि ये डाटा मुझे इतनी दिन बाद, एक दिन बाद रीवैलिडेट करना है, या 15 मिनट बाद करना है, 1 घंटे के बाद करना है, 5 घंटे के बाद करना है, तो मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, किसके लिए? नहीं, लाइब्रेरी बिल्ट इन है ना। अगर हम एक्सियस यूज कर रहे थे तो फिर कोई कैशे नहीं हो रहा था। जब हम फेच यूज करते हैं तो फिर कैशे होता है। क्यों? क्योंकि फेच Next.js सपोर्ट करता है। आप यहां पे जाओगे ना, आप लिखोगे Next.js कैशे, तो आपके पास ये Next.js फैच कैशे, डाटा फैचिंग, और ये देखो ये सारा वो बताएगा कैसे काम कर रहा है। ये सारा पढ़ोगे तो हम और क्लैरिटी आ जाएगी हमें। नेक्स्ट में किया था, लेकिन वो हम दूसरी लाइब्रेरी यूज कर रहे थे इंपोर्ट करके, वो उसका बिल्ट इन फीचर नहीं था, वो उस लाइब्रेरी की मदद से वो नहीं कर सकता ना। फैच के फंक्शन के ऊपर उसने अपनी लॉजिक लगाई हुई है जो उसके कैशे को मेंटेन करती है, और उसकी सारी डिटेल उसने इस पेज पे डिफाइन की हुई है। सही है। जब हम किसी दूसरी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज कर रहे थे तो उसको वो नहीं कैशे कर सकता, क्योंकि उसका कोड Next.js ने नहीं लिखा, वो एक्सियस वालों ने लिखा हुआ है, इस वजह से वो कैशे नहीं कर पा रहा था। तो ये कैशे जो है, या जो ये फैच करना है, या सर्वर साइड डाटा को, ये सिर्फ गेट वाली रिक्वेस्ट में है, क्रिएट वाली में नहीं ये कर सकते, क्योंकि क्रिएट में तो फॉर्म को सबमिट करना है ना, डाटा को चेंज करना है, उसका एसईओ से कोई लेना देना नहीं होता, उसको हम भी सर्वर साइड रेंडर नहीं करते। सही है, ऑल गुड। तो क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड, अगर कोई, मैं बोलता हूं आपको एक एपीआई है, जैसा कि मे बी फेक स्टोर एपीआई, ये एक एपीआई है जिसमें सारी प्रोडक्ट्स का डाटा है। अब मैं कहता हूं कि गेट ऑल प्रोडक्ट्स, वो आप सर्वर साइड गेट करोगे या क्लाइंट साइड? सर्वर साइड करेंगे। मैं कहता हूं कि ऐड टू कार्ट, वो फंक्शनलिटी लगाएंगे, वो क्लाइंट साइड करेंगे या सर्वर साइड? क्लाइंट साइड, क्योंकि फॉर्म आ रहा है, एक्शन आ रहा है, चीजें। तो जिस डाटा में आपको एसईओ का इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम क्लाइंट साइड रेंडर करेंगे, जिसको हमें जहां पे एसईओ चाहिए वहां पे सर्वर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी हर प्रोडक्ट भी रैंक करे ई कॉमर्स में, तो इसलिए मैं डाटा, प्रोडक्ट्स का डाटा जो है ना, वो मैं सर्वर साइड रेंडर करना चाहता हूं। और उसको मैं एक और मजे की बात है, अगर मैं प्रोडक्ट्स का जो डाटा है वो मैं स्टैटिकली HTML में क्रिएट कर दूं रेदर देन जेसन बनाने की। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि प्रोडक्ट को भी हमें अपडेट करना होता है बार बार, क्योंकि किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी खत्म हो रही है, कोई आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, कोई प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी है, तो इसका मतलब है कि वो डाटा भी चेंज होता है सारा, इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो इसलिए हमने उसको रेदर देन के हार्ड कोड करें, सर्वर पे जेसन ले ली, सर्वर पे HTML बना ली, उससे हमारी एसईओ भी बच गई और हमारी प्रोडक्ट या टू डूज भी डायनामिक रहे, जिसको हम अपडेट कर पाएंगे। क्योंकि जेसन को तो जब भी मर्जी अपडेट कर दो, इजी टू अपडेट है, तो उसको अपडेट करेंगे, दोबारा HTML बन जाएगी, दोबारा रेंडर हो जाएगी। सही है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया।
अगर मैं आपको बोलूं कि क्लाइंट साइड डाटा फैच करना या सर्वर साइड करना, दोनों तरीके से कर लोगे? क्लाइंट साइड भी मैंने करके दिखाया ना, उसमें फिर यूज क्लाइंट लगाया, यूज इफेक्ट लगाया, एक्सिस के थ्रू वो सारा किया, और फिर सर्वर साइड भी करके दिखाया है। तो अब आप लोगों ने खुद डिसीजन लेना है कि क्लाइंट साइड करना है डाटा रेंडर या सर्वर साइड, ऑन बेसिस ऑफ किस बेस पे के एसईओ चाहिए या नहीं। सही है? और कोई क्वेश्चन हो? ऑल गुड। अब आप लोगों को हम एक असाइनमेंट देंगे जिसमें आपने सर्वर साइड भी डाटा रेंडर करना है, कुछ क्लाइंट साइड रेंडर करना है, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सही है? और नेक्स्ट क्लास में हम CMS पढ़ेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं।